चिड़िया की शादी को काफी समय बीत गया था, लेकिन अभी तक उसे संतान की खुशी नसीब नहीं हुई थी। उस चिड़िया के घर में चिड़िया, उसका पति और उसकी सासू माँ रहती थी। उस चिड़िया की सासू माँ बहुत अच्छी चिड़िया थी। उसने कभी भी अपनी बहू को ये महसूस नहीं होने दिया था कि उसके बच्चे नहीं हैं, बल्कि वो तो उसे हमेशा तसल्ली ही देती थी। माँ, अब तो इतना समय बीत गया है, हमारे घर में बच्चे नहीं हुए, हमारा घर कितना सूना सूना लगता है। पगली, ये तू कैसी बातें कर रही है? हमारा घर सोना सोना कब है? हमारे घर की सारी रौनक तो तुम्हारे दम से है। और तुम देखना, एक दिन होगा जब हमारे घर में बच्चे ही बच्चे होंगे, और वो तो हमसे संभाले नहीं संभलेंगे। उस चिड़िया की सासू माँ की यही बातें थी, जिनसे उस चिड़िया को हौसला होता था। उस चिड़िया के पड़ोस में एक कौवी भी रहती थी, जो वैसे तो चिड़िया की सहेली बनी हुई थी, लेकिन मन ही मन में वो इस बात से बहुत खुश थी कि उस चिड़िया के बच्चे नहीं थे। चिड़िया मेरी सहेली, तुम्हारी अभी तक संतान नहीं हुई। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी सास तुम्हारे पति की दूसरी शादी कर दे। नहीं सहेली, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अभी तक बच्चे नहीं हुए, वो तो मुझे हौसला देती है। अच्छा मेरी सहेली, जरा संभल कर रहना, कहीं तुम्हारी सास तुम्हारे पीठ पीछे छुरी न घोंप दे। वो कौवी ऐसे कह रही थी कि पीछे चिड़िया की सास खड़ी सारी बातें सुन रही थी। तुम मेरी बेटी को जितना भी मेरे खिलाफ करने की कोशिश करो, मेरी बेटी मेरे खिलाफ नहीं होगी। और तुम अपना बताओ, खुद तो तुम अपनी सास के साथ 2 दिन भी ना रह सकी। शादी होने के अगले ही रोज अपने पति को लेकर अलग घोंसला बना लिया, खुद का पता नहीं और दूसरों के साथ ऐसी बातें करती हो। माँ, चले हम घर चलते हैं। मैं कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं सोच सकती। आप मेरी माँ हो। चिड़िया और उसकी सास अपने घर चली जाती हैं। ये सास बहू की जोड़ी भी पूरे जंगल में सबसे अनोखी जोड़ी है। फिर ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। फिर एक दिन चिड़िया को चक्कर आता है और वो नीचे गिर जाती है। अरे बेटा, जा जल्दी जा, डॉक्टर को बुला ला, मेरी बेटी को पता नहीं क्या हुआ है। माँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, आप परेशान ना हो। ऐसे कैसे परेशान ना हूँ? पहले तो कभी तुम्हें ऐसे चक्कर नहीं आया। फिर चिड़िया का पति बुलबुल डॉक्टर को बुलाकर ले आता है। बुलबुल आकर चिड़िया का चेकअप करती है। आपको बधाई हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। ये सुनना था कि चिड़िया की सास और पति तो खुशी से पागल हो जाते हैं। देखा बेटा, मैं ना कहती थी कि हमारे घर में बच्चों की फुलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। माँ, ये सब आपकी दुआओं की वजह से ही हुआ है। फिर चिड़िया की सास अपने बेटे से कहती है, बेटा, अब तुम्हें पहले से ज्यादा मेरी बेटी का ख्याल रखना है। रोज ताजा ताजा फल लेकर आया करना। मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से जूस बना कर दिया करूँगी। जी माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर एक दिन चिड़िया के पेट में शदीद दर्द होता है। हाय माँ, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं। बेटी, अभी तो अंडा आने का समय नहीं आया, फिर ये दर्द क्यों होने लग गया?
फिर चिड़िया का पति और सास जल्दी से चिड़िया को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर चिड़िया का अच्छे से चेकअप करती है। परेशानी वाली कोई बात नहीं, आपकी बहू के पूरे 12 अंडे आने वाले हैं, इसलिए इसके पेट में दर्द है। बस अब आपने पहले से ज्यादा एहतियात करनी है। भगवान तेरा शुक्र है, तूने हमें एक साथ इतनी खुशियाँ दी, हमारा घर एक बार में ही भर दिया। फिर वो घर वापस आ जाते हैं। बेटी, अब तुमने बेड पर ही रहना है, किसी भी काम को हाथ नहीं लगाना। मैं अभी पूरे जंगल में मिठाई बांट के आई। फिर चिड़िया की सासू माँ पूरे जंगल में मिठाई बांटती है और सबको बताती है कि उसके घर में पूरे 12 बच्चे आने वाले हैं। ये लो कवि, मिठाई खाओ। तुम्हें पता है मेरी बहू के पूरे 12 बच्चे आने वाले हैं। कवि को मिठाई देकर सास चिड़िया वहां से चली जाती है, लेकिन कवि को जरा भी खुशी नहीं हुई थी। कवि अगले दिन चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली हो, मुझे तो तुम पर बहुत दया आ रही है। तुम ऐसा करो, बस 2 अंडे ही रखो और बाकी 10 अंडे गिरा दो। इतने बच्चों को तुम कैसे संभालोगी? तुम दफा हो जाओ हमारे घर से और तुम देखना हम अपने 12 बच्चों की कितनी अच्छी तरबियत करेंगे। कवि तो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। माँ, मैं अब इस कवि से कोई दोस्ती नहीं रखूंगी। अब मुझे पता चल गया है ये कवि मेरी खुशियों से कितना जलती है। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया के घर में पूरे 12 बच्चे पैदा हो जाते हैं और उनके घर में बच्चों की फुलकारियां गूंज रही थीं और वो सारा परिवार बहुत खुश था। कुकू, मैं तो दूसरे जंगल जा रहा हूँ, वहाँ मकई की फसल है। मेरा भुट्टा खाने को बहुत मन कर रहा है, क्या तुम भी चलोगे मेरे साथ? नहीं जग्गू, आज तो मैंने अपनी मम्मा के साथ अपने घर की मरम्मत का काम करना है, इसलिए मम्मा ने मुझे कहा था कि घर जल्दी लौट आऊं। तुम तो माँ बेटा हर समय कोई ना कोई काम ही करते रहते हो। मेरी मम्मा ने तो कभी मुझसे कोई काम नहीं करवाया। मुझे अपनी मम्मा के साथ काम करवाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कहते हुए कुकू अपने घर की तरफ चला जाता है और जग्गू दूसरे जंगल भूटा खाने चला जाता है। जग्गू उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है और फिर वो दूसरे जंगल पहुंच जाता है और सामने ही उसे मकई की फसल नजर आती है। वो तुरंत मकई की फसल में चला जाता है। वो जैसे ही वहां से मकई का एक भुट्टा तोड़ता है तो वहां एक उल्लू आ जाता है। शैतान कौवे, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि ये फसल हमारी है? लेकिन अंकल, मैं तो दूसरे जंगल से आया हूँ। मेरा मकई खाने को बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैं इधर निकल आया। मुझे नहीं पता था कि ये फसल आपकी है। ये जो एक भुट्टा लिया है, इसे लो और भाग जाओ यहाँ से, फिर ना आना इस दिशा में। और फिर जग्गू कौवा एक मकई का भुट्टा लेता है और वहां से चला जाता है। वो उस भुट्टे को अपनी मम्मा के साथ जाकर खाना चाहता था और फिर वो शाम होने से पहले ही अपने घर पहुंच जाता है। जग्गू, तुम सुबह से कहाँ गए थे? इतनी देर क्यों कर दी घर लौटने में? मम्मा, मम्मा ये देखो, मैं दूसरे जंगल गया था और आपके लिए ये मकई का भुट्टा लाया हूँ। मकई का भुट्टा, ये तो मुझे बहुत पसंद है। और फिर वो दोनों माँ बेटा उस मकई के भुट्टे से दाने खाने लगते हैं। और फिर गौरी कव्वी का पति और जग्गू का पापा कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। बड़े मजे हो रहे हैं, ये मकई कहाँ से मिल गई? मेरा बेटा लाया है मेरे लिए। अब मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है, अब मेरा बेटा मेरे लिए भोजन लाने लगा है।
जग्गू, मुझे मकई बहुत पसंद है। हम कल फिर जाएंगे और मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। हम कुछ और मकई लेंगे वहाँ से। लेकिन मम्मा, वो मकई तो वहाँ के उल्लुओं की है। उन्होंने मुझे एक भुट्टा दिया और कहा कि फिर ना आऊं मैं इस दिशा में। कालू, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमें मकई के ढेर सारे भुट्टे मिल जाए? फिर तो उन उल्लुओं की मकई चुराना पड़ेगी। मेरा सुंदर पति, मेरी और तुम्हारी सोच सच में एक जैसी है। मैंने तो जब से ये मकई खाई है, बस मैं तो यही सोच रही थी कि किसी तरह मुझे ढेर सारी मकई मिल जाए। लेकिन मम्मा, वो उल्लू वही होते हैं। उन्होंने वहाँ एक चौकीदार रखा हुआ है जो किसी भी पक्षी को आते ही भगा देता है। ऐसा सुनकर गोरी कौवी बोलती है, जग्गू, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे मामा पापा कितने बड़े चोर हैं? हम चुरा लेंगे, तुम इस बात की चिंता ना करो। और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। अगले रोज कबूतर चिड़िया के पास जाता है। रानू चिड़िया, चलो चले भोजन की खोज में। आज तो कहीं दूर ही जाना होगा, क्योंकि हमारे जंगल में तो भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। कबूतर, कल कालू कौवा मिला था मुझे। वो कह रहा था कि भोजन की खोज में जाते हुए उसे भी साथ ले जाऊं। हम पहले कालू कौवे की तरफ ही जाते हैं, लेकिन वो जाएगा नहीं, क्योंकि ढूंढकर भोजन खाना तो कालू कौवे के काम ही नहीं। वो तो पूरे का पूरा परिवार ही चोरियां करके खाता है। हम जाते जाते पूछ लेते हैं, कुकू बेटा, तुम घर में ही रहना, कहीं जाना नहीं। और फिर कबूतर और चिड़िया कालू कौवे की तरफ चले जाते हैं। कालू भैया, हम जा रहे थे भोजन की खोज में। सोचा जाते जाते तुम्हें भी साथ ले जाएं। अच्छा ही हुआ जो तुम भी आ गए। हम तो आज जा रहे हैं दूसरे जंगल मकई की फसल खाने। चलो तुम भी हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। तुम्हें अच्छे से पता है कि वो मकई की फसल उल्लुओं की है और वो बहुत जालिम उल्लू हैं। तो फिर क्या हुआ? हम कौन सा पूछ कर खाएंगे? हम तो चुरा कर खाएंगे। चोरी? ना बाबा ना, हम तो चोरी नहीं करेंगे। तुम ही जाओ और खाओ मकई, हम तो कहीं से भोजन ढूंढ लेंगे। और फिर ऐसा कहते हुए कबूतर और रानो चिड़िया वहां से चले जाते हैं। जग्गू बेटा, तुम घर में ही रहो, हम ले आएंगे तुम्हारे लिए भी मकई। नहीं मम्मा, मैं भी जाऊंगा। मैंने ही तो बताया है आपको मकई का। नहीं बेटा, हमने चोरी करनी है, और अगर कोई पीछे लग गया तो तुमसे तो तेज उड़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन जग्गू नहीं मानता। और फिर कालू कौवा, गोरी कौवी और उनका बेटा जग्गू उल्लुओं की मकई की फसल चुराने दूसरे जंगल चले जाते। गोरी कौवी को तो मकई खाने का कुछ ज्यादा ही शौक था, इसलिए वो तो सबसे आगे आगे उड़ रही थी। और फिर जल्द ही वो मकई की फसल के पास पहुंच जाते हैं और वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। गोरी, ये तो सारा प्लान ही खराब हो गया। वो देखो सामने उल्लू बैठा हुआ है। अगर हम मकई चुराने के तो वो हमें पकड़ लेगा। मुझे भी गोरी कहते हैं, गोरी। अब हम ऐसे चोरी करेंगे जैसे मैं छोटे हुए किया करती थी। वो कैसे गोरी? मैं और जग्गू जाते हैं उस उल्लू के पास और उसे बातों में लगाते हैं, और तुम पीछे से अपना काम कर लेना। गोरी, लेकिन ध्यान रखना, जब तक मैं उस सामने वाले पेड़ पर आकर ना बैठ जाऊं, तुम दोनों माँ बेटा उस उल्लू को बातों में ही लगाए रखना। और फिर गोरी और जग्गू उड़ते हैं और उस उल्लू की तरफ चले जाते हैं। भाई उल्लू जी, हम दूसरे जंगल से आए हैं। पूर्व की तरफ जाना है, सागर की तरफ, अपनी बहन के पास। लेकिन हमें दिशा का नहीं पता। क्या तुम हमें दिशा का बता सकते हो? तुम उस दिशा में जाओ, सागर उस दिशा में है।
गोरी कव्वे जब उल्लू से बातें कर रही थी तो पीछे से कालू कौवा अपना काम शुरू कर देता है और वो मकई के दो भुट्टे तोड़कर पास वाले पेड़ पर रख देता है। लेकिन वो तो चोर भी था और बहुत ज्यादा लालची भी। वो फिर से मकई लेने चला जाता है। लेकिन ये बच्चा कौवा तो कल भी आया था मेरे पास और मुझसे एक मकई का भुट्टा लेकर गया था। नहीं नहीं, हम तो इस दिशा में पहली बार निकले हैं। वो कोई और कौवा होगा। ये क्या? ये हमारी मकई यहाँ किसने रखी है? दूसरा उल्लू जो अपने भाई उल्लू से मिलने आया था, कालू कौवे को मकई की फसल में देख लेता है। तो ये कौवे का काम है, मैं देखता हूँ इसे। और फिर वो उल्लू कालू कौवे के पास जाता है। चोर कहीं के, मैं कराता हूँ तुम्हें चोरियां। भाई, भाई जल्दी आओ, मैंने चोर पकड़ लिया, मैंने चोर पकड़ लिया है, मैं अभी आया। और फिर वो उल्लू भी वहां चला जाता है। मम्मा मम्मा, पापा पकड़े गए, अब क्या होगा? ये तो बहुत बुरा हुआ, सारा काम ही उल्ट हो गया। लेकिन जग्गू, अब हम दोनों को यहाँ से भागना होगा। अगर उन उल्लुओं को पता चल गया कि हम भी कालू के साथ हैं, तो वो हमें भी पकड़ लेंगे। और फिर गोरी और जग्गू वहाँ से भाग जाते हैं। तो तुम हो जो हमारी मकई चुराते हो। मुझे माफ कर दो, मैं तो पहली बार आया था। अगर तुम्हें ज्यादा ही भूख थी तो बैठकर खा लेते थोड़ी मकई, लेकिन तुम तो ऐसे चोरी कर रहे हो जैसे ये मकई तुम्हारे बाप की हो। अब हम तुम्हें उल्टा लटकाएंगे और ऐसी सजा देंगे कि फिर कभी तुम चोरी ना करो। गोरी, गोरी मुझे बचाओ, मैं पकड़ा गया हूँ। जग्गू, गोरी कहाँ हो? फिर वो छोटा कौवा और बड़ी कौवी भी तुम्हारे ही साथी हैं। वो तो कब के भागे तुम्हें छोड़कर। अगर मुझे पहले पता चल जाता कि वो तुम्हारे साथी हैं, तो उन्हें भी तुम्हारे साथ ही उल्टा लटकाता। और तुम देख लो, जिनके लिए तुम चोरी कर रहे थे वो तुम्हें मरता छोड़कर भाग गए। न जाने जग्गू, वो उल्लू अब तुम्हारे पापा के साथ क्या करेंगे? मम्मा, मम्मा, क्या वो उल्लू अब मेरे पापा को मारेंगे? वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ कबूतर और चिड़िया भी अपना अपना भोजन ढूंढकर आ जाते हैं। अरे गोरी, यहाँ क्या कर रही हो? और तुम ऐसे रो क्यों रही हो? चिड़िया और कबूतर, बहुत बुरा हुआ, उन उल्लुओं ने कालू को पकड़ लिया है। हम तो भाग निकले, लेकिन कालू पकड़ा गया। बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। और करो चोरियां तुम, और इस छोटे से बच्चे को भी क्या अच्छी परीक्षा दे रहे हो तुम दोनों। ये भी बड़ा होकर तुम जैसा चोर ही बनेगा। चिड़िया और कबूतर, मैं तुम्हारे आगे अपने पंख जोड़ती हूँ। प्लीज मेरे कालू को बचा लो, वो उल्लू तुम्हारी बात मान जाएंगे। अगर हम गए तो वो हमें भी पकड़ लेंगे। लेकिन पहले तुम वादा करो कि फिर कभी चोरी नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ, बस एक बार हमारी मदद कर दो। बचा लो चिड़िया अपने भाई कालू को। और फिर चिड़िया और कबूतर कौवे को उन उल्लुओं से बचाने चले जाते हैं। कालू कौवे को उन उल्लुओं ने एक पेड़ के साथ उल्टा लटकाया हुआ था और एक उल्लू पास बैठा हुआ था। उल्लू जी, इसे माफ कर दें, हम इस कालू कौवे के जंगल से आए हैं। हम वादा करते हैं कि फिर कभी इस दिशा में नहीं आएगा। हम इसे तुम्हारे कहने पर छोड़ते हैं, लेकिन अगर ये फिर कभी हमें इधर नजर आया तो मार ही देंगे इसे। और फिर वो उल्लू कालू कौवे को छोड़ देता है और कबूतर और चिड़िया कालू कौवे को लेकर वापस चले जाते हैं। और कालू भी सोच लेता है कि वो अब कभी